हेलो फ्रेंड्स, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास में हमने बात की थी ऑस्टेट के प्रयोग के बारे में, जिससे हमने जाना था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद हमने बात की थी चुंबकीय बल की और लॉरेंज बल की। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, कौन कौन से नियम है उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे बायो-सावर्ट के नियम की। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम यहां पर 4 नियमों की बात करेंगे। पहला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दूसरा है स्नो का नियम, तीसरा है वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, और लास्ट है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेच नियम। इसे हम स्क्रू का नियम भी कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। जब न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग करेंगे तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज्यादा यूज हम इसी को करते हैं। क्या है नियम, देखते हैं। ये कोई करंट कैरिंग वायर है, चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि आप दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रख लो, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां है, ऐसे मान लिया हमने ये कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके आसपास मुझे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। इसकी दिशा क्या होगी? तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो जो उंगलियां है, उंगलियां इस तरह से मुड़ रही हैं, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। दिख रहा है इधर, इस तरह से। यहां से हम ये भी समझ सकते हैं, अगर मैं चालक तार को इस बोर्ड के ऊपर मान लूं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र आप बोर्ड मान सकते हैं या पेपर पर मान सकते हैं, कॉपी में मान सकते हैं। अगर धारा ये है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो यहां पर इस नियम से ऐसे अंदर की तरफ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, जिसको हम दिखाएंगे किससे? क्रॉस से। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ, यहां बोल सकते हैं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, या आप लिख सकते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और यहां पर इस जगह पर ये मेरा हाथ किस तरह से बाहर आए, उंगलियां किस तरह से बाहर आएंगी, हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। यहां तो यहां पर डायरेक्शन किधर? बाहर की तरफ। इसको हम दिखाते हैं डॉट से। याद रखें, तल के लंबवत अंदर की ओर को हम दिखाएंगे क्रॉस से, तल के लंबवत बाहर की ओर दिखाएंगे हम डॉट से। मतलब किसी करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। धारा अपोजिट कर दे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन होगा हमेशा राउंड फॉर्म में ही। पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। धारा को अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, दाएं हाथ के अंगूठे को, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगी। दूसरा है स्नो का नियम। स्नो का नियम क्या? इसमें SNOW हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। एस का मतलब क्या है? यहां पर एस का मतलब है दक्षिण, साउथ, एन का मतलब है उत्तर, नॉर्थ।
यहां पर O का मतलब है ओवर, ऊपर, और W का मतलब है वेस्ट, पश्चिम। इसको जोड़ करके नियम बनाए। नियम यह कहता है अगर किसी चालक तार में धारा दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर, यहां पे एसएन का मतलब मैग्नेट के एसएन से नहीं है, डायरेक्शन से मतलब है, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। तो नियम कहता है अगर किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तथा चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखी हो, ओ का मतलब ओवर यानी ऊपर, चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखी हो, करंट इधर है, तो लास्ट में क्या, वेस्ट, तो लास्ट में तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, यह हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, नियम में शामिल नहीं है। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर, W, वेस्ट की तरफ, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में विक्षेपित होता है। यही क्या है, स्नो का नियम। फटाफट में एक बार, यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से यानी S से N की ओर प्रवाहित हो और चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखी हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में विक्षेपित होता है। थर्ड नियम है वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। क्या है वृत्तीय धाराओं के लिए, अगर किसी चालक कोई कुंडली है, ऐसे कोई तार है जिसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है राउंड शेप में, वृत्त के रूप में, तो उसमें अगर धारा प्रवाहित करें उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको किस तरह से डिफाइन करें, डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। तो यहां भी आप दाएं हाथ की हथेली लें, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र, उंगलियों को धारा की दिशा में रख दें। ये कुंडली है, इस तरह से धारा ऐसे है, इस तरह से, तो अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। जैसे डायग्राम में दिखाया है धारा ऐसे है तो यहां पर उंगलियों को ऐसे रखा, अंगूठा किधर दिखा रहा है, ऊपर की ओर। कोई कुंडली है, धारा ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, अगर धारा ऐसे कर दिया, धारा इस तरह से, तो डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का इस तरफ से। यह हमारी बात पूरी हुई वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ के हथेली का नियम से। लास्ट है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेच का नियम। इसे हम स्क्रू का नियम भी कहते हैं, पेच यानी स्क्रू। हम सबने स्क्रू देखा हुआ है जिसको हम दीवार में किसी चीज को कसने में उपयोग में लेते हैं। अगर दक्षिणावर्ती स्क्रू है तो उस केस में अगर ये स्क्रू मान लें इसको और मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये दीवार के अंदर कसेगा। फिर से इसको मैं स्क्रू मान लूं और इसको इस तरह से अगर घुमाऊंगा तो ये दीवार के अंदर एंटर करेगा। मतलब ये है घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज। और अगर उल्टा घुमाओ ऐसे यानी एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ मूव करता है। उसी आधार पर नियम लिया गया है। नियम क्या कहता है, अगर स्क्रू के नोक की दिशा को अगर धारा की दिशा माने, स्क्रू के नोक की दिशा अगर धारा की दिशा माने, इसको जो घुमाने की दिशा होती है, जैसे बात हुई हमारी, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू के नोक की गति की दिशा दीवार की ओर होगी और उल्टा घुमाऊंगा तो बाहर की ओर होगी। अगर
स्क्रू के नोक की दिशा को हम धारा की दिशा माने, तो इसको घुमाने की जो दिशा होती है वो किसकी दिशा होती है? वो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस तरह से हम इन 4 नियमों को उपयोग करके किसी धारावाही तार या कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम टॉपिक ले रहे हैं बायो-सावर्ट का नियम। क्या कहता है बायो-सावर्ट का नियम? ऑस्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा ये बता दिया था कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना प्राप्त होता है, कितना होगा, वो बताया बायो-सावर्ट ने। कोई चालक तार है, धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है, तो बायो-सावर्ट के अनुसार इस तार के एक छोटे से सेगमेंट, छोटे से लेंथ डेल L के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त होगा उसे अपने नियम द्वारा समझाया। मान लिया P की डेल L से दूरी है R और ये जो एंगल है वो है थीटा, और हम डायरेक्शन सीख चुके हैं अभी तक, तो यहां पर डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ। किससे दिखाऊंगा इसको मैं? क्रॉस से। बायो-सावर्ट के अनुसार जो यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डेल बी, वो प्रोपोर्शनल टू होगा I के, करंट के। पहली चीज, समीकरण 1 दे देता हूं इसको, पहला नियम था ये। दूसरा नियम, डेल बी प्रोपोर्शनल टू डेल L। दूसरा नियम, मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा नियम, डेल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है डेल L और R के बीच का एंगल। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है अल्पांश और अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य के कोण के ज्या के समानुपाती, साइन थीटा को ज्या भी कहते हैं। और लास्ट नियम यहां से फोर्थ करके, डेल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य की दूरी, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से 4 नियम बने, चारों को यूज करें। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं? डेल बी प्रोपोर्शनल टू I डेल L साइन थीटा अपॉन r²। इसी को आगे बढ़ाएं, जब भी एक प्रोपोर्शनल साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, और यहां कांस्टेंट आता है डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते क्या है, इसको बोलते निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता मान कितना होता है इसका, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7। अगर इसकी इकाई मुझे चाहिए, इकाई यहीं से निकाल सकता हूं। बी की इकाई होती है टेस्ला, जानते हैं हम लोग टेस्ला, ये इधर चला गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन आई और डेल एल नीचे, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर। क्या लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, एक कैंसिल इससे तो रिजल्ट मिलेगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। इस तरह से हम म्यू नॉट की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। और ये हमारा बायो-सावर्ट का नियम है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो यहां पे हमें पता है जब भी साइन थीटा आता है, ए बी साइन थीटा होता है, तो हम लिखते हैं उसको वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी, जहां पे थीटा होता है ए और बी के बीच का कोण। यहां पर थीटा किसके बीच का कोण है, डेल एल और आर के बीच का कोण है। वो दिखाने के लिए मुझे डेल एल क्रॉस आर करना होगा। हमने ऊपर एक आर एक्स्ट्रा ले लिया है तो नीचे भी एक आर भेजना होगा। तो इसी को वेक्टर फॉर्म में डेल वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई स्केलर है, जैसे आवेश स्केलर था वैसे धारा भी स्केलर है, अदिश है डेल एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब क्यों, यहां पे हमने एक आर एक्स्ट्रा ले लिया है, उसके बदले में आर क्यूब। और यहीं से अगर पूरे तार के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो यहीं से क्या ले सकता हूं, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी, यानी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से हम बायो-सावर्ट ने जो नियम दिया था उसको हम समझ सकते हैं और किसी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।